आपके क्रीड़ा महोत्सव में आपके गजदल को केवल एक अश्व से परास्त करने वाला भगवान कार्तिकेय का अवतार मेरा शिष्य धर्मज। आपका साहस अप्रतिम है। पुरुनगर में आकर स्वयं पुरुराज का अपमान करने का आपका यह कृत्य अद्भुत है और अविचारी नहीं महाराज, आशयुक्त है। और वो आशय समझाता। आज से 4 वर्षांत पूर्व जब मैं तक्षशिला में कुलपति था, तब मैंने सुना यूनान का एक युवान राजा नाम अलेक्जेंडर मिस्र तथा काबुल पर आक्रमण करने निकला। मैंने आंधी को चेताया, यूनान से काबुल, अवगच्छपुर, गांधार और अंत तो गतवा संपूर्ण भारतवर्ष का चक्रवर्ती होने का लोभ उसे अवश्य जाते। आंधी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने मेरे 2 शिष्य धर्मज और प्राज्ञश्री को अलेक्जेंडर की जानकारी प्राप्त करने दी। प्राज्ञश्री अलेक्जेंडर के वंश, वीरत्व और लोकप्रियता के विषय में जानकारी ले आया और धर्मज काबुल गया। काबुल और भारतवर्ष के विजेता पद का मार्ग दिखाने का मिथ्यावचन देकर वो अलेक्जेंडर के सैन्य के ठीक मध्य में रहा। उसके सैन्य की शक्ति, उसकी कार्य पद्धति, शस्त्रायुध आदि की जानकारी लेकर मेरे पास आया। अंतराल में अलेक्जेंडर के काबुल विजय से उत्साहित होकर आंभी ने अलेक्जेंडर को सत्कारने की योजना बनाई। मैंने पुनः आंभी की सुप्त चेतना को जागृत करने का प्रयास तो निश्चित ही है कि आपके रक्तवर्ण है, उसका गति प्रमाण है और उसके मुख से शूल भी निकलते हैं। ये धूर्त राज्यकर्ता अपने स्वार्थ प्रपंचों को गोपनीय रखने के लिए प्रजा में ऐसी बातें फैलाते हैं ताकि प्रजा यदि उनसे पूछे कि बिना युद्ध किए शरणागति क्यों स्वीकार कर ली, तो ये प्रजा को कह सकें कि ऐसे अतिमानवीय शत्रु के साथ युद्ध कैसे किया जा सकता है। तो क्या ये सत्य नहीं है? संपूर्ण असत्य है पुत्र। अलेक्जेंडर कुरूप नहीं पुत्र, वो अत्यंत सुंदर है। सब प्रमाण देह, सुदृढ़ अक्ष, स्नायुबद्ध भुजाएं और अत्यंत मोहक मुख। वो दुष्ट भी नहीं है गोपाल, महान नरवीर, महायोद्धा है, एक विशुद्ध राज्य करता है। उसके जैसा नरेंद्र यदि इस भारतवर्ष में जंगा लोभ अभी तक छूटा नहीं। कुलपति राम और आजकल मेरे प्रवचन की प्रवंचना न करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इसलिए गोपालक ने सुनने की तत्परता दिखाई और आपकी असुविधा का ज्ञान नहीं रहा। मैंने अपने नित्य कर्म संपन्न कर लिए। जानता हूँ, प्रातः काल से पूर्व ही आपको नदी तट पर जाते हुए मेरे एक शिष्य ने देखा था। जी, मैं भी स्नान आदि तो नदी तट पर ही जा रहा था। सोचा आपकी कुशलता पूछ लूं। प्रसन्न हूँ आचार्य। और ये संदेश भी देना था कि राजेश्वर पुरुराज आपके दर्शन को पधार रहे हैं। आप जानते होंगे आज दिन के द्वितीय प्रहर से क्रीड़ा उत्सव के समापन समारोह का आरंभ होगा और उस उत्सव में महाराज स्वयं आपको ले जाने के लिए आएंगे अभी कुछ ही समय में। आज ही ज्ञात हो जाएगा मेरा यहाँ आना सार्थक है या व्यर्थ। जी, मेरा शिष्य धर्मजा है। हाँ, उसके अश्व को मैंने देखा, यही आश्रम के द्वार पर बंधा हुआ है। पुत्र गोपालक, बाहर जाकर धर्मज से कहो कि पुरुराज के आने के पश्चात वो इसी द्वार पर आकर खड़ा रहे और मैं बुलाऊं तभी भीतर प्रवेश करे, अन्यथा नहीं। जी, और मैं भी अपने नित्य आचार्य जी, ये वितस्ता नदी से आप परिचित हैं ना? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसा कौन सा स्थल जहां से ये वितस्ता नदी ससैन्य पार की जा सके? अधिक सुंदर के विषय में आपका जो भय है वो विक्षिप्तता की सीमा पर पहुंच रहा है। आर्य आर्य ये पुरुनगर है, गांधार नहीं। काबुल या अवगच्छपुर भी नहीं है। अलेक्जेंडर यहाँ आने का दुस्साहस कभी नहीं करेगा। आपके ऐसे अविचारी विधानों से आपकी बुद्धिमत्ता पर मुझे संदेह जाग रहा है। जी, यूनान देश से इतने प्रचंड सैन्य के साथ निकलकर भारतवर्ष में आने वाला अलेक्जेंडर भारतवर्ष में यह वितस्ता नदी का जलपान करने नहीं आ रहा है महोदय। श्रोत्रियों का कार्य विद्या व्यासंग है। आर्य, आप ये राजनीति में क्या कर रहे हैं? आचार्य, जो विद्या व्यासंग मनुष्य को निष्क्रिय बना दे वो विद्या व्यासंग नहीं, व्यभिचार। बाहर कोई आ रहा है।
निश्चित महाराज। मानव कुलोत्पन्न गो ब्राह्मण प्रतिपालक आर्य धर्म रक्षक कला विज्ञानाश्रयदाता छत्रपति ईश्वर राजाधिराज शत्रुधन महाराज पुरु पधार रहे हैं। प्रणिपात आचार्य। स्वागत राजन। क्षमा कीजिएगा, अभी मैं स्वस्ति वचन कहने योग्य नहीं हुआ। आचार्य चाणक्य की बातों में स्नान संध्या का विस्मरण हो गया था। पधारिए। प्रणाम स्वीकारिए आचार्य। कल्याण आपकी नामना तो दिगंत में व्याप्त है। आपके सानिध्य की आशा लेकर ही यहाँ पर आया हो पौराज। कृतार्थ हूं। आपके साथ संवाद का लाभ अनव्य है, किंतु अभी तो मैं आपको गुरुनगर के क्रीड़ा महोत्सव समापन समारोह में ले जाने आया हूं। अवश्य आर्यधन महोदय स्नान संध्या आदि पूर्ण करें, तब तक यहीं बैठकर वार्तालाप करें। अवश्य। मैं निमिष मात्र में आया राजन। आप आसन ग्रहण कीजिए। वैसे आपको इस आयु में दरबासन से असुविधा अवश्य होगी, किंतु आश्रम में अन्य कोई आसन नहीं है। क्षमा कीजिएगा। गुरुराज पाषाण के आसन पर भी बैठ सकते हैं। आप कहिए महाचार्य, आपकी सेवा का अवसर हमारा महाभाग्य। मेरी सेवा नहीं महाराज, मेरी सेवा तो ये गोपालक कर रहा। मनुष्य का बलबल भाग्याधीन नहीं होता, स्वयं के कर्मों से मनुष्य बलवान होता है। और इसलिए मेरी निर्बलता अपराधी ऐसी राजनीति का एक मूक साक्षी होकर निर्माण में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या है मेरी मेधा, मेरी प्रज्ञा, मेरा ये बाहुबल। यदि राजपुत्र होते हुए भी मैं अपनी प्रजा के अश्रु को न पूछ सकूं, मगध के इतिहास से आप परिचित नहीं है। देवी मगध की प्रजा महाराज महाभारत को और उनके वंश को धारक मानती है। महाराज जरासंध की आत्मा का वास है इस नंदवंश में, ऐसा दृढ़ जानती है। इस प्रदेश में नंदवंश का नाम ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व, क्षत्रियों के वीर, दस्युओं के धन को और शूद्रों के कष्टों को मुष्टि का बंधन में रखा है। महाराज महाभारत का पुत्र होने के कारण ही धनानंद वैद्य प्रजा को विकल्प बनती। यही है इस प्रजा का दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य। वो पुरुष सत्य मृत्यु का दमन न कर सके, न ही उसे पूर्ण कर सके। उस पुरुष के जीवन का एकमेव कर्तव्य है मृत्यु को प्राप्त करना। मृत्यु के भय से यहाँ से पलायन अवश्य करो। इसके पश्चात गंगा तट के घर में जाकर किसी आदमी के हाथों मृत्यु को प्राप्त करो। नैमिषारण्य में तापस होने की क्षमता भी तो नहीं है मुझे। शूद्र माता की अनौर संतान जो कुमार, हम मृत्यु के भय से पलायन नहीं कर रहे, किंतु इस प्रकार के अन्यायपूर्ण कांडों को मान्य रखना पाप है, इसीलिए पलायन कर रहे हैं।